चलो आज हमारा एक नया चैप्टर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि तुम लोग जो आज कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो तुम लोग अभी तक उसके बारे में इतना गंभीरता से कभी सोचा नहीं था। आज हम उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तुम्हें एक नया एकदम से तुम्हारी केमिस्ट्री में आंखें खोलेगी, थोड़ा फिजिक्स भी अच्छी होगी। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स नाम है इसका। काइनेटिक्स शब्द का मतलब क्या होता है? हाँ, इन मोशन। काइनेटिक्स शब्द का मतलब क्या होता है? इन। तो यहाँ पर हम किसके चलने की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन की चलने की बात करेंगे। किसके? तो केमिकल रिएक्शन चलेगी तो कुछ स्लो चलेगी, कुछ बहुत फास्ट चलेगी और कुछ मॉडरेट चलेगी। और यहाँ पर हमें पूरा ध्यान ये रखना है, उस केमिकल रिएक्शन के चलने को एनालिसिस करना। क्या करना है? उसका रेट निकालना है। चल रही है तो किस रेट से चल रही है। अगर ये चल रही है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको मैं ऐड कर दूँ तो ज़्यादा तेज़ चलने लग जाए, या कुछ ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसको ऐड कर दूँ तो वो क्या होता है, स्लो डाउन हो जाए। तो कहने का मतलब है इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन के चलने को एनालाइज करेंगे। समझ में आ रही बात? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक होता क्या है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा दिख रहा है, इन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किससे रिएक्ट करती है? किसके बारे में डील करती है? केमिकल रिएक्शन के बारे में डील करती है। वो उन फैक्टर के बारे में भी डील करती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को, एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये भी बात करेंगे हम कि मैकेनिज्म क्या होती है रिएक्शन। जो आपको रिएक्शन दिखाई देती है क्या एक्जैक्टली उतने ही रिएक्टेंट, क्या वही एक स्टेप में हो रही है रिएक्शन? समझ आ रही बात? हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखते हैं और हम देखते हैं कि वो इधर खूब सारे रिएक्टेंट रख दिए, इधर खूब सारे प्रोडक्ट बना दिए, तो आपको ऐसा लगता है वो एक बार में ही हो गया सब कुछ। क्या हो गया? लेकिन ऐसा नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि रिएक्शन जो आपको बड़ी सी चलती दिखाई दे रही है वो एक्चुअली कोई एक स्टेप में नहीं हो रही होती, वो कई स्टेप में हो रही होती है। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, फोटोसिंथेसिस सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी में, वो एक स्टेप की रिएक्शन नहीं है, वो कई स्टेप में होती है। और उन्हीं स्टेप को पढ़ना, किसी रिएक्शन के होने के कई स्टेप्स को पढ़ना, उसको बताना ही हम क्या कहते हैं? मैकेनिज्म कहलाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है? एनालिसिस ऑफ द स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन। एनालिसिस ऑफ द स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन, ताकि हम प्रोडक्ट को गैस कर सकें कि कहाँ पर क्या बन रहा है, किस जगह पर स्लो चल रही थी रिएक्शन, किस जगह पर फास्ट चल रही थी। भाई एक रिएक्शन कई स्टेप में हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टेप बहुत स्लो चल रहे हैं, कुछ स्टेप और कुछ स्टेप बहुत तेज़ चल रहे हों। मान लो कोई रिएक्शन, एक रिएक्शन है वो 3 स्टेप में चल रही है। पहला वाला जो स्टेप है सबसे स्लो है, फिर बाद में है तो उससे तेज़ है। तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक रिएक्शन 3 स्टेप में चल रही है, पहली वाली स्टेप स्लो है। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मैं किस पे फोकस करूँ? तीनों में से किस पे करूँ? स्लो वाली पे, क्योंकि स्लोएस्ट जो है वही आपके रेट को डिसाइड करेगी। बोले सर कैसे? मैंने बोला चलो एक पार्टी दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ एक पार्टी। मैंने 3 लोगों को बुलाया। कहाँ पर? ICH तेलंगाना वाला ले लेते हैं, ठीक है, गुलमोहर वाला। मैंने बोला तुम एक काम करो, मेरे को 2 बजे मिलो, पार्टी शुरू। अब क्या हुआ, पर्व आ गया सही समय पे, कनक भी आ गई, युवराज थोड़ा लेट आया। युवराज चले आ रहे हैं 2:45 पे। तो पार्टी कब शुरू होगी? जब युवराज आएगा तभी तो होगी। ऐसा तो ना कि अपन ढीठ जैसे भिड़ गए, युवराज आए तो उसको ले खा ले। तो अपन क्या करेंगे? युवराज का वेट करेंगे एक सभ्य नागरिक होने के नाते, और उसके बाद फिर पार्टी शुरू होगी। तो किसने डिसाइड किया रेट? किसने डिसाइड किया? जो स्लोएस्ट था। जो तो वैसे ही केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वही डिसाइड करती है उस रिएक्शन के रेट के बारे में। समझ में आ रही बात? तो हमारे पास केमिस्ट्री में बेसिकली 3 किस्म की रिएक्शन होती है। एक तो होती है फास्ट। एक रिएक्शन क्या होती है? बहुत फास्ट, इतनी फास्ट होती है कि हम सोच भी नहीं पाते। एक पिको सेकंड में हो जाती है। क्या होती है? पिको सेकंड में मतलब सोच रहे हो 10⁻⁻12 सेकंड। कौन सी रिएक्शन होती है भाई? आयनिक रिएक्शन। कौन सी? तुम लोगों ने देखा होगा लैब में कि जब PPT फॉर्मेशन होता है, क्या होता है? आपने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया और NaCl मिलाया, कितनी तेज आता है PPT? मेरे ख्याल से समझ में नहीं आता कि PPT कैसे बन गया। प्रेसिपिटेट तुरंत बनता है ना। तो आयनिक रिएक्शन क्या होती है? बहुत फास्ट होती है। तो क्या इस तरीके की रिएक्शन को मैं एनालिसिस कर सकता हूँ? क्या इनके रेट के बारे में बात कर सकता हूँ मैं? ऐसी रिएक्शन को तो कोई मतलब ही नहीं, इसकी क्या रेट के बारे में बात करें यार। इसको तो मैं किसी तरीके से एनालिसिस भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी तेज हो रही है कि इसके बारे में सोचने से पहले तो हो रही है। एक होती है स्लो रिएक्शन। क्या होती है स्लो रिएक्शन? क्या है? जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या हो रहा है? लग रहा है 6 साल, 1 महीने हो गए, 1 साल हो गए। ऐसी रिएक्शन का भी रेट निकाल के मैं क्या उखाड़ लूँगा? ऐसी रिएक्शन का भी रेट मैं निकाल के क्या उखाड़ लूँगा? क्योंकि इतनी स्लो चल रही है, तो इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। हमारा मेन इंटरेस्ट इस चैप्टर में क्या है? हमारा मेन इंटरेस्ट है मॉडरेट किस्म की रिएक्शन। क्या? वो रिएक्शन जो मॉडरेटली स्लो हैं, केमिकल रिएक्शन विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन द स्लो एंड फास्ट। उन दोनों के बीच वाली जो रिएक्शन है, जिनका रेट है, उनके बारे में हम बात करेंगे। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले चूंकि एक शब्द बार बार मेरे जुबान पे आ रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या आ रहा है? तो रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है? रेट ऑफ द रिएक्शन में रिएक्शन का तो कुछ नहीं है वहाँ पर यार। वहाँ तो या तो रिएक्टेंट होंगे या फिर क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। दो ही चीज़ होती है ना रिएक्शन में,
एक क्या होता है रिएक्टेंट्स, और अगर आप उनको उनका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, जैसे मैंने हाइपोथेटिकली एक रिएक्शन यहाँ पर ली, A+B इज फॉर्मिंग, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली A+B इज फॉर्मिंग C+D। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम क्या बताते हैं एक्चुअली, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। अगर आप रिएक्टेंट को पकड़ के बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो इस वाली रिएक्शन में A और B क्या हो रहेंगे, खत्म हो रहेंगे ना, और B और C और D क्या हो रहेंगे, बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर डिक्रीज किसका हो रहा है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का, किसका, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, रेट ऑफ, और मैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बताना चाहता हूँ, किसके, तो मुझे लिखना पड़ेगा डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, जैसे मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन था जिसकी की कंसंट्रेशन क्या थी रिएक्टेंट की, एक की जो कंसंट्रेशन शुरू में जो थी वो थी मेरी 0.75 मोलर है ना, और बाद में ये कब थी, 0 समय पे, कितने पे, और जब मैं 10 सेकंड बाद देखा, 10 मिनट बाद देखा तो इसका कंसंट्रेशन कितना बच रहा था, 0.25 मोलर। तो मैंने कैसे निकालना है कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, 0.25 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि रेट हमको पॉजिटिव में लाना है, ये आंसर तो नेगेटिव आएगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसको हम करेंगे तो क्या आ गया, 0.5 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ नथिंग बट 0.05 मोल पर लीटर पर मिनट। क्या आ गया, ये रेट आया किसका, ए का। समझ में आई बात, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने क्या लिया था, 0.75। अब रिएक्शन शुरू हुई तो वो कम होना शुरू हो गया, क्या हुआ, कम होगा ना, रिएक्टेंट तो कम हो गया। 10 मिनट बाद मैंने देखा उसका कंसंट्रेशन कितना था, 0.25 था। तो हम क्या करेंगे, कितना बदला कंसंट्रेशन में, कितना बदला हुआ, कितना डिक्रीज़ हुआ, 0.5 मोलर डिक्रीज़ हो गया, और कितने समय में हुआ, 10 मिनट में। तो क्या हो गया, रेट क्या हो गया, रेट में अब यहाँ पर कमी आ रही, क्या आ रही है, कमी आ रही। इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहे हैं अपन, यहाँ पर लिख रहे हैं कि भाई डिक्रीज़, क्या लिख रहे हैं, डिक्रीज शब्द आ रहा है ना, तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक तरीका तो ये हो गया रेट निकालने का एक तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप प्रोडक्ट को ले लें, किसको, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हाँ, मतलब आपको इस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए किसी एक को पकड़ लो, किसको, अगर आप एक के कंसंट्रेशन में बदलाव को समय के हिसाब से पकड़ लेते हैं, अगर आप किसी भी एक को पकड़ लो, 2 रिएक्टेंट है ना आपके पास, आप किसी एक को पकड़ो, आपको हर रिएक्टेंट या हर प्रोडक्ट को पकड़ने की जरूरत, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए किसी एक का पकड़ना काफ़ी है। तो आपने क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको बनाना है तो कोई जरूरी नहीं कि सबका इंडिविजुअल निकालो। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है, आर से रिप्रेजेंट किया, किसे, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर पहले लिखा है माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय द, या फिर रेट किसके बराबर भी हो सकता है, रेट इसके बराबर भी हो सकता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। या फिर अगर आप प्रोडक्ट का निकालना चाहते हैं तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन एंड चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। इनमें से कोई एक निकाल लो यार, कोई एक, सब निकालने की जरूरत भाई, जितना ए में कमी आ रही होगी उतना उसके उसी रेशो में बी में भी आ रही होगी। तो रेट ऑफ द रिएक्शन तो किसी एक को पकड़ने से निकाल सकते हैं ना अपन। बस इतना ध्यान रखना कि जब हम रिएक्टेंट का लिखते हैं तो माइनस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन, और रेट को हम नेगेटिव में नहीं बताना चाहते, रेट को हमेशा किस में बताना है, पॉजिटिव में बताना है, क्योंकि रेट कैसे नेगेटिव हो जाएगा, इसको हमने क्या करना है, इसीलिए माइनस लगा दिया है। समझ में आ रही बात, क्लियर है, तुमको समझ में आ रहा है, ये यहीं से शुरुआत है, चैप्टर को पकड़ के चलना है। इस गम में मत बैठे रहना कि मैंने लेट ज्वाइन किया, नहीं तो ये गम क्या होता है, भारी पड़ जाता है। इस गम को त्याग दो, इस गम को मार डालो। आज नया चैप्टर चालू हुआ है तो नए विचारों के साथ बैठो, नए ब्रेन के साथ बैठो, बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट हर्ष, बात करना सीखो क्लास में, इंटरेक्शन जो करेगा वही जीतेगा बॉस, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होता। आप इंटरेक्ट करो, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ समझ में नहीं, बात करो, नहीं तो स्कूल जैसा क्लास मत बनाओ और अपने आप को बदलो। स्कूल में आप जैसा बैठते हैं वैसा बैठोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यू शुड आस्क क्वेश्चन, सर ऐसा क्यों, वैसा क्यों। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं पूरा समझ के जाऊँगा, पूरा वसूल करके जाऊँगा, शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, सही बोला ना। और जगह तो वसूल लेते हो, बोले वो चंदा किया था, अबे 1500 हुए थे ना अपने, तो 1000 खर्च हुआ। टॉकीज़ देखिए, वहाँ तूने जो खाया पाया वो 1000 ही, 500 कहाँ गए, 500 तेरे बाद बचे हैं। चल ऐसा नहीं है, चल चलते हैं उधर, चलते हैं डीवी, वहाँ खर्च करेंगे। वहाँ तो वसूल लेते हो 500 100 रुपये, यहाँ अपनी फ़ीस तो वसूल पाते नहीं तुम। तो शर्म आनी चाहिए ना, फीस वसूल नहीं हो। किसी का भी निकाल ले, रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा तेरे को, किसी एक को पकड़ ले। और ऐसा ही किया जाता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालने के लिए चारों, दोनों रिएक्टेंट और दोनों प्रोडक्ट नहीं, किसी एक रिएक्टेंट किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ो और आपका काम हो जाएगा। नहीं नहीं, कि तेरी इच्छा है तू प्रोडक्ट ही पकड़ ले, सिर्फ एक रिएक्टेंट ही पकड़ ले, सबकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। कंडीशन जैसे ये कम हो रहा होगा तो ये बढ़ रहा होगा, प्रोडक्ट तो बढ़ेगा।
पर उसी रेट से बढ़ रहा होगा ना, जितने रेट से वो कम होंगे उसी रेट से तो बढ़ेंगे। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है? इंटरेक्टिव क्लास रखो बॉस, इंटरेक्टिव क्लास, उसमें क्या होता है, मज़ा आता है ना। वन मोनोटोनस मत होने दो कि मैं ही भगा जा रहा हूँ। क्लास इंटरेक्टिव हो तो बहुत दमदार होती है ना। अगर ये तो मैंने ऐसा लिखा था, यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, दिख रहा है, प्लेन ए प्लेन बी। अगर मैं कोफिशिएंट ले लूँ, ये वाला रिएक्शन देख रहा हूँ, ए प्लस बी बी, मतलब ए के मोल है, कैपिटल ए रिएक्टेंट है, उससे कितने मोल है, स्मॉल ए, और स्मॉल बी मोल्स किसके हैं, बी के। उसी तरीके से सी बना और डी उनके अपने मोल्स हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखें सर, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना चाहिए? अगर कोफिशिएंट हो, अभी तो आपने सिंपल वाला ले लिया था, अगर मैं कोफिशिएंट भी ले लूँ साथ में तो मैं कैसे लिखूँगा? तो इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा ये है कि ये जो पहला कोफिशिएंट आपको दिख रहा ना, ये इसको आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल में ले लेना है, और कुछ नहीं करना है। सब जगह देखो सारे कोफिशिएंट को उन्होंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल में ले लिया। तो अगर इस तरीके से अगर आ जाए कि कोफिशिएंट इज ऑल्सो देयर, एक प्लेन रिएक्शन नहीं है जबकि उसमें क्या रिएक्टेंट के आगे कोफिशिएंट भी है, तो हम ऐसे लिखेंगे। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ क्या लिखेंगे, दीपेश बताओ, ये रिएक्शन है मेरे पास N2 प्लस H2 इज फॉर्मिंग ट्वाइस NH3, इसके लिए लिखना है, कैसे लिखूँ मैं? रेट कैसे लिखेंगे? -1 डेल्टा टी, इसका हो गया। इसका क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा टी बराबर 1/2 NH3 डेल्टा टी। समझ में आ रही बात ना, क्लियर? तो अगर आपके केमिकल रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, रेसिप्रोकल में लेंगे। क्या करेंगे, एक बार दिल लगा के पढ़ो यार, मज़ा आता। तुम लोग क्या बोझ समझ के पढ़ते हो? हमेशा अगर आपका एटीट्यूड बदलना है, मैं ये भी कहता हूँ जो होना था वो हो गया। 11 तक दुनिया ने खूब ठोकर मारी तुम्हें, तुमने भी मस्ती की, तुमने भी आराम किया, तुमने भी मजे लिए ज़िंदगी के, दुनिया ने भी ठोकर मारी, लेकिन अब समय आ गया है कि फॉरगेट, जो होना था वो हो गया। एक नई ज़िंदगी शुरू करो, हर क्लास को सीरियसली लो, कहीं भी बैठे हो, इवन क्लास स्कूल की भी बात कर रहा हूँ, वहाँ भी इंटरेक्ट करोगे ना, टीचर बड़ा वो हो जाएगा। 2-4 बार तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया ना, सर ये जो कर रहे हैं ये, सर इसका बता दीजिए थोड़ा सा, हाँ। चलो तो भाई यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन सबको समझ में आ गया, रेज योर हैंड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे हैं। ये कुछ टेक्निक है जिसके जरिए हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। पहली टेक्निक है पीएच मेजरमेंट। आप क्या करते हैं, उस तरीके की रिएक्शन जहाँ एसिड बेस वाली होती है उसमें पीएच मीटर लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, और समय के हिसाब से एक फिक्स टाइम इंटरवल में कितना पीएच बदल रहा है उसके हिसाब से हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। दूसरी मेथड है चेंज इन द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये किसके लिए होता है, कायरल, यस, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। हाँ, जहाँ ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल रहते हैं वहाँ पर ये मेथड यूज़ करते हैं। तीसरी है चेंज इन द प्रेशर। भाई गैसेस रिएक्शन है तो वहाँ पर क्या चेंज करोगे आप, कंसंट्रेशन तो करोगे नहीं, क्या करोगे, प्रेशर, है ना। वहाँ तो कंसंट्रेशन का काम चलेगा नहीं, तो वहाँ पर आप प्रेशर में बदलाव नोट करेंगे। क्या करेंगे? और लास्ट मेथड है चेंज इन द कंडक्टेंस। कुछ ऐसे आयनिक रिएक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी आयनिक रिएक्शंस होती हैं जहाँ नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं और कम होते हैं। क्या होता है, अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा रहेंगे किसी सॉल्यूशन में तो उसका कंडक्टेंस क्या रहेगा, अभी तो पढ़ा था पिछले चैप्टर में, बढ़ेगा कि नहीं। नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा रहेंगे किसी रिएक्शन के दौरान, नंबर ऑफ आयंस में कमी आ रही है, उसको अगर मैं पता कर लूँ, उसको अगर मैं, तो आसानी से मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कोई पूछेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊँ क्या करते हैं लोग, उन लोग क्या करते हैं, सैंपल जो रिएक्शन चल रही है यहाँ पर, इसके सैंपल को हर एक निश्चित अंतराल में थोड़ा थोड़ा सैंपल बाहर निकालते रहते हैं। क्या करते हैं, हर थोड़ी देर में क्या करते हैं, थोड़ा सा सैंपल, और वहाँ पर उसमें कंसंट्रेशन चेक करते हैं कि रिएक्टेंट कितना बच रहा है अभी, तो पता चल जाएगा ना। भाई शुरू में मैंने डाला था 1 मोलर, है ना, 20 मिनट हो गए, 20 मिनट के बाद मैंने सैंपल निकाला, सैंपल में मुझे पता चल जाएगा ना कि रिएक्टेंट ए कितना बचा है, डाला तो 1 मोलर था। तो आसानी से क्या है, उस सैंपल को विड्रॉ करो रिएक्शन बीकर से, और उसमें उसके कंपोनेंट को देख लो जिसको आप स्टडी करके चल रहे हैं। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ अभी तक हमने देखा था, नाउ वी विल सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट्स ऑफ रिएक्शन। जैसे ये एक रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग नाइट्रिक ऑक्साइड एंड CO2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO होगा कि नहीं। भाई अपीयर हो रहा ना NO तो लिया नहीं था ना आपने लिया तो ये था, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2 ले लो, चाहो इन दोनों में से कोई एक ले लो, या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 ले लो, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, इनमें से कोई एक पकड़ लो, उसको अपन क्या कहेंगे, रेट ऑफ। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। समझा? ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बोलो, अभी मैं बात करूँ, यहाँ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, रिएक्टेंट के कोफिशिएंट या प्रोडक्ट के नहीं है, तो जो रेट ऑफ अपीयरेंस है, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, वही क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन हो रही है, वही क्या हो रही है। लेकिन अगर इस तरीके की रिएक्शन है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने अमोनिया की भी बनाई थी, अगर इस तरीके की रिएक्शन है तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आप ऐसे लिखेंगे कि नहीं। इस केस में आप कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसको शो कर रहा है, रेट ऑफ
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये किसको शो करेगा? रेट ऑफ, क्या ये पूरा एक्सप्रेशन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI को शो कर रहा है? नहीं, सिर्फ इतना करेगा। क्या करेगा? जब हम अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात करते हैं तो हम कोफिशिएंट नहीं देते। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस अलग हो जाते हैं जब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ रिएक्शन आती है। किसी प्लेन रिएक्शन के लिए कोई इशू नहीं है, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस किससे बराबर होता है? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर कोफिशिएंट है, अगर रिएक्शन का कोफिशिएंट है तो उसका जो नंबर वाला पार्ट छोड़ दो, क्या ये हटा दो, ये इतना वाला हिस्सा क्या बताएगा आपको? रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ। तो फाइनली हमने ये सीख लिया। सीखा कि नहीं भाई? सीख लिया कि नहीं? कोई डाउट? नैवेद्य क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब है यहाँ पर रेट, इस रिएक्शन में है बस लोचा, यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस इज नथिंग बट डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। हाँ, तो सिर्फ आपको क्या लेना है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ना कि कोफिशिएंट लेना है। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में याद रखना कि वी डू नॉट नीड टू टेक कोफिशिएंट। विदाउट कोफिशिएंट जो एक्सप्रेशन है वही शो करता है किसको? अपीयरेंस ऑफ, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। समझ में आ रही बात? तो यहाँ तक हम क्लियर हो गए, ठीक है। अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं भाई। रेट ऑफ रिएक्शन समझ लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन अभी क्या बोल रहा था? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। बदलाव की क्या होगी? मोल पर लीटर। और डिवाइडेड बाय टाइम, तो क्या यूनिट हो गई? मोल पर लीटर पर सेकंड पर मिनट, वॉटेवर आपको जहाँ उचित लगे। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर मिनट। समझा? याद रहेगी यूनिट। चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। डिवाइडेड बाई टाइम क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड या मिनट, जैसा आपको दिया है। समझ में आ रही बात? और अगर गैसियस रिएक्शन है, और अगर यहाँ देखो ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये मिनट में है, लेकिन अगर गैसियस रिएक्शन है तो क्या लिखेंगे? बार में भी ले सकते हैं इसको। किस में ले सकते हैं? बार भी होती है ना यूनिट, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिया मैंने, आप बार में भी ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में चेंज इन कंसंट्रेशन या तो बार में दे देता है, कई बार या तो मोल पर लीटर में दे देता है। तो आपको इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अगर आपको प्रेशर दिया तो उसको कंसंट्रेशन में कैसे बदलें? प्रेशर दिया है तो उसको कंसंट्रेशन में कैसे बदलें? तो हम उसके लिए यहाँ पर किसकी मदद लेंगे? विल टेक हेल्प ऑफ आइडियल गैस। किसकी मदद ले रहे हैं? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। चलो, तो यहाँ पर हम बदलाव कैसे कर रहे हैं? ये जो V दिख रहा है ना आपको, V को ट्रांसपोज कर दो इधर, तो क्या हो जाएगा? N अपॉन V। N अपॉन V क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो क्या हो गया? P बराबर क्या हो गया? CRT हो गया। P बराबर क्या हो गया? आप चाहें तो और खेल सकते हैं। मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है? डेंसिटी। तो डेंसिटी डिवाइडेड बाय MRT भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लेकिन फाइनली हमको ये ध्यान रखना है C बराबर P अपॉन RT। ये मैंने जानबूझ के निकाला है क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में डेंसिटी का भी जिक्र हो जाता है, और आपको क्या चाहिए होता है? कंसंट्रेशन या प्रेशर। इंटर कन्वर्जन करने के लिए अगर आपको क्या करना है? प्रेशर से कंसंट्रेशन में जाना है या कंसंट्रेशन से प्रेशर में जाना है, तो ये वो फार्मूला है जिससे आप बदल सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकता है ना यार, वो दे सकता है कि नहीं? अभी एक न्यूमेरिकल कराता हूँ ना। तो अब हम बात करेंगे कि देखो, दो किस्म की बातें होती हैं जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, या जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? जैसे आप कहीं विदिशा गए घूमने के लिए फॉर एग्जांपल, क्या गए? तो तुमसे जब तुम लौट के आए थके हारे घर में, तो तुमसे पड़ोसी पूछा क्या स्पीड थी तुम्हारी? क्या? तो तुम क्या बता रहे हो? एवरेज स्पीड बताओगे ना। क्या करोगे तुम? आने जाने का जोड़ोगे 70 140 डिवाइडेड बाई टाइम कितना खर्च लिया था उसको डिवाइड कर दोगे, तो क्या हो जाएगी? एवरेज। लेकिन तुम घर से निकले और सूखी सेवनिया क्रॉस की। क्या की? देयर इज़ अ प्लेस। सूखी सेवनिया के पास दोस्त का फ़ोन आ रहा है, अरे कौन, क्या स्पीड है तेरी गाड़ी की? तूने क्या किया? अपना बढ़िया देखा, मीटर देखा, अरे यार अभी 70 चल रही है। अब देखो, दो चीज़ें हो गई। एक पहले वाले के केस में क्या बोला था? एवरेज। दूसरे केस में जब आपने तुरंत बताया तो उसको क्या कहेंगे अपन? इंस्टेंटेनियस। क्या कहेंगे? उसी वक्त जो स्पीड थी आपने उसको बताया तो उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस। वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन में भी होता है। आपने एक बीकर में रिएक्शन चालू की, ठीक है, आपने टाइम सेट कर दिया भाई कि चलो ये 0 समय से चालू करते हैं और 20 मिनट बाद अपन फाइनल कंसंट्रेशन नोट कर लेंगे, ठीक है। 20 मिनट बहुत बड़ा समय, आपने 20 मिनट बाद फाइनल कंसंट्रेशन नोट किया, इनिशियल से माइनस करके टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज। क्या कहलाएगा? लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि यार वो जो रिएक्शन तुम्हारी चल रही थी 20 मिनट की, वो मुझे एक चीज़ बताओ, 11 मिनट और 23 सेकंड में क्या थी उसकी रेट?
क्या था 11 मिनट और 23 सेकंड में क्या रेट था, उसको क्या कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए उसको, क्या चाहिए। तो आपने क्या किया हुआ है, आप उसके लिए आपने एक ग्राफ प्लॉट किया पूरी रिएक्शन का, क्या किया। यहाँ पर ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर ये समय है, टाइम, और ये क्या है, कंसंट्रेशन है ना। तो कंसंट्रेशन शुरू में तो ज़्यादा ही होगा, रिएक्टेंट को लेकर के चल रहा हूँ, किसको, तो ग्राफ कैसा जाएगा, रिएक्टेंट को लेकर चल रहा हूँ ना, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, धीरे धीरे कम होता जाएगा कंसंट्रेशन, होगा समय के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। अभी क्या है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आपसे वो पूछ रहा है कि किस वक्त, आपने पूरी रिएक्शन का ग्राफ बनाया, क्या आपने हर वक्त क्या किया है, इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन को नोट करते रहे, क्या करते रहे, या नहीं भी किए तो थोड़ी थोड़ी गैप में आपने नोट करते गए, तो आपको एक कर्व मिला, क्या मिला। हर सेकंड में तो नहीं करते, लेकिन हर मिनट में तो कर सकते थे, हर 2 मिनट में तो कर सकते हो, तो ये ग्राफ तो तब भी मिलेगा। अब आपसे उसने पूछा कि भाई तुम ये बताओ मुझे कि ये टोटल 20 मिनट ले लिए मैंने, कितने ले लिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने 20 मिनट ले लिए, और उसने मुझसे पूछा कि ये बताओ कि उस वक्त क्या था, तो अपन ने देखा 20 मिनट, तो ये करीब करीब 10 मिनट होगा इधर। उसने मुझसे बोला था 11वें मिनट में बताओ किस पे, तो ये 11वां मिनट हुआ कि नहीं। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या किया, उसने ग्राफ को टच किया जाके, उसने ग्राफ को जैसे ही जिस जगह पे टच करे वहाँ पर आपको क्या कर देना है, टेंजेंट मार देना, क्या करने का, उसी जगह पर क्या कर देना है, इसने यहाँ टच किया तो ये अपन ने एक टेंजेंट मार दिया। अब क्या हुआ, टेंजेंट 10, टेंजेंट इज नथिंग बट 10 स्लोप। इस लाइन का मुझे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, तो स्लोप बराबर आपको मालूम है AO अपॉन OB होगा कि नहीं, स्लोप बराबर क्या होगा, AO अपॉन OB। ये जो निकलेगा दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट, दैट विल बी द, आपको जिस पॉइंट पे ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे किसी भी समय पे, छोटे समय पे अगर आपको क्या निकालना, रेट ऑफ इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। नहीं, जैसे मान लो तूने 5 मिनट पे ही बोल दिया, क्या बोल दिया, जैसे यहाँ पर कितना मिनट होगा, 8 मिनट है ना, तो 8 मिनट में तूने खींचा इसको, इसने ग्राफ को किधर टच किया, इस पॉइंट पे, और उसी पॉइंट पे क्या कर देना आपको, टेंजेंट मार देना, क्या करना है, तो टेंजेंट खींचा आपने, खींच दिया टेंजेंट। अब ये टेंजेंट वाई और एक्स एक्सिस को अलग अलग जगह काट रहा है, पहले तो आपने यहाँ पर समय के हिसाब से आगे चले, ऊपर परपेंडिकुलर खींचा तो वो जाके कट किया, वो पॉइंट मिल गया, उस पर क्या कर देना है, टेंजेंट खींच दो। टेंजेंट खींचने के बाद आपको AO अपॉन OB निकाल लेना, क्या निकालने का, टेंजेंट इज नथिंग बट इट इज स्लोप, क्या स्लोप ऑफ द लीनियर, वो जो लाइन बनी है दैट विल बी R, और वो स्लोप ही नहीं है, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है, क्या, हाँ, क्योंकि ये रिएक्टेंट की बात चल रही है, किसकी चल रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिया, दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी देखो माइनस लिया, दिख रहा है, माइनस क्यों लिया है, ताकि वैल्यू रेट क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, आ रही बात समझ में, एवरेज तो सिंपल ही निकल जाएगा, हाँ, एवरेज तो सिंपल निकल जाएगा, एवरेज तो मैंने बता दिया, लंबा समय, सिंपल निकल जाएगा। अरे जब तक रिएक्शन, आप बढ़िया चाय पार्टी चल रही है उधर बैठ के, इधर लगा दिया रिएक्शन, उधर क्या चल रही, पार्टी चल रही है, बढ़िया पार्टी वार्टी ख़त्म की, हाँ, पोछते पाछते आ गए हाथ, चल भैया बनकर उठा, इनिशियल क्या था, फाइनल नोट कर, ख़त्म हो गया काम। लेकिन इंस्टेंट ये पूछेगा आपसे एक आध नंबर में, समझा, क्लियर है। ऐसे क्यों जा रहा है, यहाँ पर रिएक्टेंट था तो इसकी क्वांटिटी कितनी थी, यहाँ था, यहाँ पर था, तो ये क्या है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है ना इसकी। रिएक्शन जब होगी तो रिएक्टेंट कम होगा, क्या कम होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ खत्म हो रहा है ना, तो उसी लिए कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, समय के हिसाब से कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। इसका मतलब ग्राफ कैसा है, नीचे की तरफ जा रहा है। यही चीज़ प्रोडक्ट की होती तो कैसे ग्राफ होता, ऐसा होता, कैसा, समझा। यही सेम क्या होता है, प्रोडक्ट के लिए होता, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ में आ रही कि नहीं बेटा, 100% समझ के चलना है। तो एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा, एक टाइम के बाद ये भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट पूरी तरीके से कंज्यूम, कोई भी रिएक्टेंट 100% कंज्यूम, समझ आ रही बात बेटा। ये चैप्टर अगर अच्छा कर लिया ना तो क्लास में सबसे स्मार्ट बच्चे तुम ही होंगे। ये वो चैप्टर है जहाँ पर लोगों को डर लगता है, लोगों को टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन बनाना हो तो। ये पेज आपको क्लियर है सबको, वो सब लिखा दिख रहा है, सब क्लियर है। अब हम आते हैं क्या क्या फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसका, कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट डालते हैं। पहला क्या है, कंसंट्रेशन। भाई रिएक्शन का तेज और स्लो चलना कंसंट्रेशन पर डिपेंड है कि नहीं। हाँ, कंसंट्रेशन एसिड डाल के देखो किसी रिएक्टेंट में, आपको मज़ा आ जाएगा। कंसंट्रेटेड एसिड वाली रिएक्शन की है कभी, बहुत फास्ट होती है। क्या होती है, वायलेंटली और फास्ट होती है। इसका मतलब कंसंट्रेशन का फ़र्क पड़ता है। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, फ़र्क पड़ता है कि नहीं। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है या कम करना पड़ता है, इट डिपेंड्स कि वो रिएक्शन कैसी है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसको टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलरेडी हीट बाहर निकाल रही है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो चूनापन खरीद के लाते हैं ना,
अब वो पुताई करवाना है, मैंने बोला यार चलो इस कॉलोनी में इधर बाहर दीवारों पर पुतवा देते हैं। अपन चूना लेके आए, किधर से? पूजा हार्डवेयर से। किधर से? अब चूना लाया उसको पानी में घोल बनाने का, क्या करने का? अब अपन स्मार्टनेस दिखा रहे ले। अपन ने क्या किया, उसको बढ़िया एक चूल्हा जलवाया, उस पर तबेला रखवाया, उसमें चूना डाल के पानी डाल के उबाल रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि वो आसानी से घोल बन जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं ना, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर उसको मैं गर्म करूँगा तो वो चूना ज़्यादा घुल रहा होगा? नहीं, क्योंकि वो उसका खुद का नेचर क्या था? एक्सोथर्मिक नेचर था रिएक्शन का। और मैं उसे हीट दूंगा तो वो रिएक्शन बुरा नहीं बन जाएगी, उल्टा चलने लगी। क्या होगा? अरे क्या रिएक्शन बुरा नहीं मानेगी भाई? वो हीट दे रही है, हाँ हीट दे रही है, और तुम जाके उसको अलग से हीट दे रहे हो। चल न्यूमेरिकल पूर्व 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हुआ ना, ये तो थर्ड वाले का आंसर और बराबर 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा सी अपॉन, डेल्टा ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि कंसंट्रेशन बी का कितना हुआ? इंक्रीज़ हो गया 10 सेकंड में। तो क्या निकला इससे? क्या मतलब निकला? इंक्रीज हो रहा है, हाँ, ऑलरेडी दिया हुआ है मतलब ए का कितना दिया है? डेल्टा भी ऑलरेडी दिया है। हाँ, द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड, हाँ, डेल्टा भी ऑलरेडी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी दिया। क्या दिया है? डेल्टा बी बाई डेल्टा टी दिया। ये जो आपको दिया है ना, ये जो वैल्यू आएगी, ये चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम है। तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? ये चेंज कितना हो रहा है? 5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई, तो कितना हुआ? 5 इंटू 10 की पावर -4। ये किसकी वैल्यू है? इसकी। इसकी रेट ऑफ अब रेट निकालना तो क्या करोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और लास्ट में क्या पूछा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो यहाँ पर किसको बराबर करोगे? ये वाली वैल्यू आप निकालिए, अभी निकालोगे ना, तो उसका दुगना कर देना। क्या करना? -1 करके 10 अब मल्टीप्लाई